एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी उपस्थित हूँ मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने अपनी इस नई क्लास के साथ। आज की इस क्लास में हम आपको विस्थापन अपक्रिया के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं और ये जानकारी आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अपनी बेसिक केमिस्ट्री को आप मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए भी ये क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में आप पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ फॉर नोट्स और उसमें जाके आप अच्छे से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि आपको ये बोर्ड पे दिख रहा है, ये सब आपको फोटो और पीडीएफ के रूप में वहां पे मिल जाएगा, तो उसे आप डाउनलोड कर अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरुआत करते हैं हम विस्थापन अपक्रिया के साथ। जैसा कि नाम से ही वाकिफ हो रहा है कि विस्थापन का अर्थ यह है कि एक किसी भी तत्व को उठाकर दूसरी जगह पे रखना। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, आपको उठाकर यहां बिठा दिया जाए तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ले जाना या दूसरी जगह से उसको इस जगह पे लाना, तो इसे कहते हैं विस्थापन। अब इसे कैसे समझेंगे, आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, लिखा हुआ है कि विस्थापन जो अपक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। और उनमें से पहला प्रकार जो है वो कौन सा है, वो है एकल विस्थापन और दूसरा जो है वो है द्विविस्थापन। ये 2 प्रकार आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। एकल विस्थापन में आप वहां पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व से उसको अलग कर देता। किसको अलग कर देता, मान लीजिए कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी माँ के साथ बैठे हैं। कौन बैठे हैं, माँ और आप, 2 लोग बैठे हैं। लेकिन आपका भाई जो है वो ज्यादा बलवान है, कहता नहीं माँ के पास मैं बैठूंगा, तो इस तरीके से क्या हुआ, इसने माँ को यहां से हटा दिया, तो ये कहलाएगा एकल विस्थापन। लेकिन इसको रिएक्शन में कैसे समझेंगे, आपको वहां पे दिख रहा है कि सबसे पहली जो रिएक्शन लिखी है वो क्या लिखी है, लिखी है Fe प्लस CuSO4 और उसके बाद देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉपर था अगर इसको हम लोग तोड़ दे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससा हमने आपको पढ़ाया, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, Cu+2 और SO4-2 हो जाएगा। और ये Fe है, तो Fe है और Fe अपना कैसा आयन बनाता है, Fe+2 और Fe+3 भी बनाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 को लेकर करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये Fe कहेगा नहीं मुझे SO4 चाहिए, तो Fe जब SO4 को ले लेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा FeSO4। और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, जितने लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको ये तो बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा होगा। क्या हुआ, Fe ने SO4 को ले लिया, क्या बना दिया, FeSO4, और क्या बचा भाई, यहां बचा Cu और ये बच गया हमारा Cu। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सब Cu नहीं, Cu+2 बचना चाहिए। तो ये सब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। धीरे धीरे आप केमिस्ट्री को समझ जाएंगे और जब आप केमिस्ट्री को समझ जाएंगे तब ये भी क्लियर आपका हो जाएगा। वैसे कि अभी हम आपको बताएं तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तब इसने लिए हैं, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उम्मीद है ये जरूर समझ में आया होगा। तो अब इसका नाम क्या लेंगे आप, इसका नाम लेंगे फेरस, इसका CuSO4 यानी कि इसका क्या होगा, आयरन लिख सकते हैं या फेरस आप लिख सकते हैं। ये क्या है, यह है कॉपर सल्फेट, ये क्या बन गया है, यह है आयरन सल्फेट, और उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आयरन। सब आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन अब बात आती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। देखिए हम आपको बता दें, आपको 4th चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है धातु कर्म। वहां पे आप धातुओं का शोधन करेंगे, वहां पे एक हेडिंग आपको पढ़ने को मिलेगी, उसे कहेंगे सक्रियता श्रेणी, और उसको जब पढ़ेंगे तब ये ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम आपको सक्रियता श्रेणी शॉर्ट में जरूर बता देंगे। तो आपको ये श्रेणी जो अभी हम लिखने जा रहे हैं ये आपको लिख लेनी है। कैसे लिख लेनी है, सबसे पहले के लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, Na लिखेंगे,
अभी इसको याद करने की हम ट्रिक भी बताएंगे। ये हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, Mg हो गया, फिर उसके बाद Al लिखेंगे, फिर Zl लिखेंगे, फिर Fe लिखेंगे, फिर Sn लिखेंगे और नीचे ही लिखते आएंगे, हमारे पास जगह नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे। Sn के बाद क्या लिखेंगे, Sn के बाद Pb लिखेंगे और Pb के बाद H लिखेंगे और H के बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे Cu लिखेंगे और Cu के बाद Hg लिखेंगे और Hg के बाद क्या होगा, Ag और फिर क्या होगा, लास्ट में आता है Au। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे कल्लू, कल्लू ने कार मांगी। क्या हुआ, कल्लू ने, बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा आप बगल में कहीं पे, कल्लू ने कार मांगी। क्या किया भाई, कल्लू ने कार मांगी। याद हो गया ना, चार तो याद हो गए। इनका सीरियल याद करना है, क्यों, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो अधिक क्रियाशील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, जो 4th चैप्टर में, कि कौन कम क्रियाशील है कौन अधिक। बहुत आसान तरीका है। कल्लू ने कार मांगी, जैसे ही कल्लू ने कार मांगी उसके बाद देखिएगा, आगे जिसका फूटा शीशा। क्या हुआ, आगे जिसका फूटा शीशा, फूटा शीशा। उसके बाद ये जो मक्खियां भिन भिन करती रहती हैं, इसका रीजन ये है कि ये बंद कमरा होता है, कहीं से आ जाती है तो प्रॉब्लम करती है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा सब। तो क्या हुआ कि आगे जिसका फूटा शीशा, और आगे जिसका फूटा शीशा, देखिए 4 याद हुए, 4 4 क्या हो गए, 8 याद हो गए। अब कितने याद कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद 9 10 11 12 13 14, कितने याद करने, 6। अब 6 एक लाइन में याद होंगे। पर हमारी कार हिल गई आज। क्या हुआ, पर हमारी कार, ये देखिए मैंने अभी बस बनाया है 5 मिनट में, आप कुछ भी एक करके याद कर सकते हैं। पर हमारी कार हिल गई आज, बहुत ध्यान से देखिएगा, हिल गई आज। क्या हुआ, आज लिखेंगे आप। इस तरीके से क्या हुआ कि आप इसको याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं कि कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, है ना, पर हमारी कार हिल गई आज, हिल गई आज। तो हिल गई को एक में कर लीजिए, हिल गई आज। और लास्ट में कौन बचता है, ये है एयू, जिसे क्या कहते हैं, सोना कहते हैं। बस एजी, एयू याद रखना इतना कि एयू सबसे नीचे होता है, याद रखिएगा। सोना सबसे कम सक्रिय होता है, इसीलिए कहते हैं कि सोने के बगल में चांदी की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। उसका रीजन क्या है फिर बताएंगे कभी। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको रब कर देंगे समझाने के लिए आपको। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या हुआ, इसे कहीं अलग से नोट करके लिख लीजिएगा। दूसरी रिएक्शन आपको दिख रही है, दूसरी रिएक्शन क्या लिखी है, लिखी है जिंक कापर से अधिक। यहां पे देखिएगा लिखा है जिंक कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कापर सल्फेट को कापर सल्फेट से कापर को विस्थापित कर देता है। क्या लिखा हुआ है, जिंक कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कापर सल्फेट से कापर को विस्थापित कर देता है। कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। क्या हुआ, जिंक हुआ, और क्या हुआ, कापर सल्फेट, और उसके बाद क्या हुआ, जो वहां हुआ था वही यहां होगा। जिंक सल्फेट के पास जाएगा और कहेगा भाई साहब आप हमारे साथ आ जाओ और इस बेचारे कापर को छोड़ दो। क्यों छूट गया, गरीब है बेचारा। क्या हुआ कि जो लोग बड़े बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही देखिए सल्फेट बहुत लालची है। ये क्यों लालची है, इसको जैसे ही अपने से कुछ बड़ा मिलता है ये तुरंत छोटे वाले को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यों छोड़ देता है, क्योंकि आपने अभी टेबल पढ़ी है और टेबल में देखिएगा Cu सबसे नीचे है, सबसे नीचे तो Au है, लेकिन Zn और Fe आपको अभी जब हमने बताया था तो देखिए Zn और Fe पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो Zn ऊपर है या Fe ऊपर है, तो हमने अभी आपको बताया था कि कल्लू ने कार मांगी, है ना, जिसका फूटा, तो जिसका यानी कि Zn ऊपर, फूटा Fe नीचे। तो क्या हुआ, ये दोनों ऊपर है, किससे, कापर से ऊपर है। तो इस तरीके से इसने इसका स्थान ले लिया। बस सिंपल सी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हुई। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन दे देते हैं, पूछते हैं बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो हम आपको धीरे धीरे चौथे चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते सिखा देंगे। तो अभी आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस तरीके से हमारी एकल विस्थापन अपक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है जरूर समझ में आ रहा होगा और द्विविस्थापन अपक्रिया तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, उसको भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। इन दोनों रिएक्शंस को आपको याद करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें याद करने वाला फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको वो सक्रियता श्रेणी याद करनी है और जब आप उसको लिखिएगा तो हेडिंग लिख लीजिएगा सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम आपको द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। अब लिखा हुआ है द्विविस्थापन अपक्रिया। अब देखिएगा बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि जब अभिकारक यौगिक, हम एक वर्ड का मतलब आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, जब अभिकारक यौगिक अपने अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तब उस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। ऐसा यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे, है ना। तो क्या हुआ, उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं, लेकिन कैसे समझेंगे आप इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ कि एक लड़का था और उस लड़के के पास क्या था, 10 रुपए की नोट थी, और एक दूसरा लड़का था, उस लड़के के पास क्या थी, 10 रुपए की नोट थी, लेकिन इसके पास नई नोट थी और इसके पास पुरानी नोट थी। क्या हुआ, इसने कहा भाई साहब अपनी नोट हमको दे दो, और इसने कहा तुम अपनी नोट हमको दे दो। इस तरीके से क्या हुआ, इन्होंने अपने रुपयों की अदला बदली कर ली। तो इसी प्रकार जब कोई भी दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, ये दो पेन है ना, ये दो पेन है, क्या हुआ, इसका कैप इसमें लगा दो, इसका कैप इसमें लगा दो, क्या बन गया, बन गई है द्विविस्थापन अपक्रिया। लेकिन अब इसे कैसे समझेंगे, तो हम आपको एक प्रैक्टिकली बात बताते हैं। मैंने प्रैक्टिकल बहुत सारी की है इस रिएक्शन पे। तो क्या होता है कि ये जितने अवक्षेप बनते हैं, अब अवक्षेप क्या होता है आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा चूना ले लें और उसको एक कांच के ट्यूब में डाल दें और उसमें पानी भर दें तो कुछ समय बाद और हिला दें तो क्या होगा, चूना पूरा पानी में घुल जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो चूना नीचे एक सफेद लेयर के साथ बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है। ऐसा देखा कि नहीं देखा, तो जो नीचे बैठ जाता है ना उसे ही कहते हैं अवक्षेप, अंग्रेजी में प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमने आपको समझाया कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल समझने के लिए आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ AgNO3, लेकिन अब कैसे क्या हुआ हम आपको लिखकर बताएंगे। तो देखिए हमने छोटा ओ बनाया था, तुरंत मिटाया, अब बड़ा बनाएंगे, आप लोग भी बड़ा ओ बनाएंगे। क्या लिखा हुआ AgNO3 और इधर लिखा हुआ है KCl, ये दो चीजें लिखी हुई। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस Ag को सबसे पहले आयन में तोड़ दीजिए तो क्या बनेगा Ag+1, और आपने पढ़ा था NO3-1, फिर इधर क्या हुआ K+1 और ये हो गया Cl-। देखिए सही आप तभी कर पाएंगे जब आप ये आयन के रूप में चेंज कर लेंगे तब। तो ये सब आपको आयन वाली क्लास में पढ़ाया गया है, वरना ये तो बहुत आसान है। इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है वो NCERT का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये एग्जाम्पल आपका लिख लीजिएगा। मैंने छांट की वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया है। तो कैसे क्या करेंगे अभी जो बताते हैं। Ag किसके साथ जाएगा, वो जाएगा Cl के साथ, और क्या बनाएगा, सब समझदार हैं, AgCl बनेगा, है ना, बहुत आसान है। अब क्या हुआ, कहेगा भाई NO3 हम भी अकेले, K तुम भी अकेले, आओ हम लोग मिल जाते हैं। तो क्या हुआ, K इसके साथ मिल गया, लेकिन पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला लिखा जाता है, सब आपको समझाया गया। तो क्या होगा हमारा KNO3। अब बात आती है कि इनके नाम कैसे लिखे जाए। देखिएगा ये सिल्वर, इसका नाम हमने आपको क्या बताया था, सिल्वर, और इसका बताया था नाइट्रेट, क्या नाम होगा, सिल्वर नाइट्रेट। इसका पोटेशियम, इसका क्लोराइड, क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। इसका सिल्वर, इसका क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसका पोटेशियम, इसका नाइट्रेट, क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। कितना तो आसान है ना, कितना आसान। क्या हुआ, अदला बदली, किसकी अदला बदली हो गई भाई, आयनों की अदला बदली हो गई। ये सब आयन ही तो होते हैं ना, कितना आसान है। तो ये तो थी
आसान रिएक्शन, लेकिन एनसीईआरटी वाली रिएक्शन थोड़ी सी कठिन होगी। उसमें आयनों की जो अदला बदली होगी ना, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है? सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के विलयनों को मिलाने पर उनके आयन आपस में अदला बदली कर रहे थे। इसी प्रकार इसके बारे में भी लिखा था कि सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को मिलाने पर उनके आयन अदला बदली कर रहे थे। वो थ्योरी से देखिए मतलब नहीं है हमारा। थ्योरी मैंने इसलिए लिखी है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब देखिएगा दूसरा एग्जांपल क्या लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम लिखेंगे। सोडियम हमने आपको फॉर्मूला क्या बनाया था? Na+1 होता है, सल्फेट SO4-2 होता है। दोनों मिला के जब फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4। ये फॉर्मूला बनेगा सोडियम सल्फेट का। सब आपको ये बताया जा चुका है। अब ये लिखा है सोडियम सल्फेट। क्या हुआ? किसके साथ मिलाना है? बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाना है। तो बेरियम क्लोराइड तो क्या लिखेंगे? BaCl2। क्यों? क्योंकि Ba+2 होता है, Cl-2 होता है, -1 होता है, तो दोनों तभी तो मिला के BaCl2 बनेंगे। अब आखिर बात आती है कि इनसे क्या बनेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा। तो देखिए Na+1 होता है, बिल्कुल होता है। SO4-2 होता है। देखिए इनसे ही तो ये बना था, मैंने फिर तोड़ के लिख दिया। तो इसी प्रकार इसको भी तोड़ के लिखिए। क्या हुआ? ये Ba+2 और Cl-1 ये हो जाएगा। तो अब देखिएगा बहुत ध्यान से, Na कहेगा मैं सल्फेट तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूं, मुझे क्लोराइड चाहिए, तुम बेकार हो, है ना? तो तुम बेकार हो, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्लोराइड। तो सोडियम जाएगा Cl के साथ। क्या हुआ? सोडियम जाएगा Cl के साथ और क्या बना देगा? बना देगा NaCl। लेकिन वहां एग्जांपल में आप देख रहे हैं 2 लिखा है, वो 2 कैसे आएगा वो भी बताएंगे, बस आप थोड़ा सा इसको आगे और करें। फिर क्या है भाई? लिखा है बेरियम, ये लिखा है सल्फेट। पहले Ba लिखा जाएगा, फिर सल्फेट लिखा जाएगा। पहले Ba की ही क्यों लिखा जाएगा? पहले Ba क्योंकि इसके पास प्लस आयन है, इसके पास माइनस आयन है। तो प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। इसके पास +2, इसके पास -2, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बनेगा? BaSO4। ये सब आपको इसीलिए मैंने आयन वाली इंपॉर्टेंट क्लास पहले ही पढ़ा दी है। तो क्या हुआ? BaSO4। तो क्या बनेगा? बनेगा BaSO4। अदला बदली हो गई ना। इसी प्रकार अदला बदली होती है कि भाई जब पसंद ना आए तो चेंज कर दो। तो क्या हुआ? मैंने यहां पसंद नहीं आया तो चेंज कर दिया। नाम क्या लिखेंगे? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। अब बात आती है कि ये 2 वहां कैसे प्रकट हो गया। तो अब बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको हम अब यहां पे मिटा देते हैं। अब बात आती है इसको बैलेंस कैसे किया जाए। यहां तो Ag एक था, Cl एक था, NO3 एक था और K भी एक था, लेकिन यहां बदल गया। यहां Na कितने थे? Na थे 2, Cl भी कितने थे? 2। तो क्या Na2Cl2 बन सकता था? बिल्कुल नहीं बन सकता था। क्यों नहीं बन सकता था? इंपॉर्टेंट वाली आयन वाली क्लास। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम बोल रहे हैं। जिसने भी वो क्लास देखी है और नहीं भी देखी है तभी बता देते हैं कि Na+1 होता है, Cl-1 होता है, दोनों 1 प्लस और -1 कैंसिल, NaCl ही बनता है, Na2Cl2 नहीं बनता है। तो क्या हुआ? Na 2 थे, Cl 2 थे, तो भाई 2 थे तो 2 हो गए, 2 Na 2 Cl कर दीजिए गुणा, हो गया बराबर। अब बात आती है Ba को चेक किया जाए। Ba अकेला SO4 अकेला BaSO4, कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट। और आप देख रहे हैं कि 15 मिनट, मात्र 15 मिनट, और दावा करते हैं कि जरूर समझ में आया होगा। और ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कर दो और लाइक तो जरूर करो भाई। देखिए अगर क्लास देखिए तो लाइक तो बनता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो लाइक तो आप जरूर कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहेंगे। आप सब्सक्राइब करें या फिर देखते जाएं, कोई मतलब नहीं है, बस 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। लाइव आने के लिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मैंने पहले से ही डाल रखा है, बस लिंक आप वहां पे क्लिक करें और तुरंत देखें। देखिए मैं एक बार प्रोसेस बताता हूं। मैं वीडियो बनाता हूं, फिर एडिट होता है, फिर बहुत सारे ऐप्स होते हैं उसमें जाता है, फिर वहां से एडिट होता है, फिर उसके बाद
ये जो पढ़ाया इसकी फोटो लेके पीडीएफ कन्वर्ट करना, थंबनेल बनाना, वीडियो को अपलोड करना बहुत लंबा काम होता है। एक वीडियो में बनाने में तो 15 मिनट खेल है, बन गया, लेकिन बाद का जो काम होता है ना वो बहुत मेन होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्लास पूरी समझा दी है, उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। अब पहले चैप्टर के मात्र 3 लेक्चर आपके पास और बचे हुए हैं। ये तीनों लेक्चर समाप्त होने के बाद आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या क्या पढ़ाना है मैं बता देता हूं। अभी आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया पढ़नी है, साथ ही साथ रेडॉक्स अपक्रिया पढ़नी है। तो ये दोनों एक ही जैसी हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ऑक्सीकरण अपचयन एक अलग, ऑक्सीकरण अलग होगी, अपचयन अलग होगी। और उसके बाद दूसरी जो क्लास होगी उसमें आपको हम पढ़ाएंगे विकृत गंधिता के बारे में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में हमेशा आती है, जरूर आती है। ये सब तो रिएक्शन के थ्रू आते हैं, रिएक्शन होती है, बैलेंस करना होता है। ये तो बहुत बार पूछी गई है, ये रिएक्शन 2019 में भी पूछी गई है, आप आंसर उठाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आज की क्लास तो समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अपक्रिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।